स्वागत है मित्रों, आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और मित्रों लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसकी हमारी रीडिंग चल रही है, यानी कि लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज हमारी चल रही है। और मित्रों ये मेरी जो है 31वीं रीडिंग है। मैंने आपसे पहले अध्याय में भी चर्चा, यानी पहला मैंने आपसे जब लेक्चर डाला था, पहला तो उसमें मैंने आपसे चर्चा की थी कि मित्रों मैंने जो है इस किताब को बहुत बार पढ़ा है और तब जा कर के मैं आपको जो है इस बुक को पढ़ा रहा हूँ। तो इसी श्रृंखला में मित्रों हमारा आज का जो लेक्चर है वो हमारा केंद्र राज्य संबंधों का जो दूसरा भाग है। यानी पिछले अध्याय में मैंने आपसे, यानी पिछला जो मैंने लेक्चर डाला था उसमें मैंने आपसे चर्चा की थी केंद्र राज्य संबंधों के पहले भाग की, और आज हम मित्रों उसका जो बचा हुआ भाग है उसकी अब हम चर्चा कर रहे हैं। तो मित्रों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर क्लिक कर लीजिए, तभी आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने जा रहे हैं वित्तीय संबंधों की। यानी मित्रों जो केंद्र और राज्य हैं उनके मध्य कौन कौन से पैसों से संबंधित संबंध होते हैं उसी की हम चर्चा करेंगे। तो कह रहा है संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा हमने की है, और इसके अलावा इसी विषय पर कई अन्य उपबंध भी जो है शामिल हैं। यानी मित्रों पिछले लेक्चर में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था और मैंने आपसे कहा था कि संविधान का वो कौन सा भाग है जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम उस भाग में केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा करते हैं। तो मित्रों जो है आपको उसका उत्तर यहाँ मिल रहा होगा कि संविधान का जो भाग 12 है उसमें हम केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा करते हैं। इसके अलावा हम विशेष रूप से 268 और अनुच्छेद 293 में वित्तीय संबंध जो केंद्र राज्य के मध्य लागू होते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तो इसी संबंध में आगे कहता है कराधान शक्तियों का आवंटन, यानी जो टैक्स से संबंधित शक्तियां हैं उनको किन किन जो है कैसे कैसे हम आवंटन उनका करते हैं। तो इसी के संबंध में हम बात कर रहे हैं कि संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच में जो है निम्न तरीके से कर की शक्तियों का बंटवारा किया है। तो कहता है मित्रों कि संसद के पास संघ सूची के बारे में कर निर्धारण का अधिकार है। यानी मित्रों अगर संघ सूची के अंतर्गत अगर किसी भी प्रकार का टैक्स हमें लगाना है तो उसके मामले में जो है संसद ही कानून उसका बना सकती है। आगे कहता है राज्य सूची में अगर कर का निर्धारण हमें करना है तो राज्य सरकार यानी कि राज्य का जो विधानमंडल होगा वो उस मामले में कानून का निर्माण करेगा। और आगे मित्रों कहता है संसद और राज्य विधानमंडल दोनों समवर्ती सूची पर कानून, यानी समवर्ती सूची में अगर कोई कर निर्धारण का अधिकार है तो उसका अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल हमने उन दोनों संस्थाओं को दिया है। और आगे फ्रेंड्स बात कही जाती है कि कर निर्धारण की अवशेषी शक्ति हमने संसद को दी है और संसद ने उपार कर, समृद्धि कर और व्यय कर भी बनाए हैं। यानी मित्रों केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों में अगर हमें टैक्स को लगाना है तो उस पर हमने अधिकार जो है संसद को दिया, राज्य विधानमंडल को दिया। समवर्ती सूची पर हमने संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को दिया। लेकिन आगे ये कहता है कि मान लीजिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अलावा अगर कोई विषय ऐसा होता है जो अवशेषी शक्ति है या यानी कि जो अवशिष्ट विषय है उस पर हमने जो है कानून बनाने का अधिकार हमने संसद को दिया है, और इसी जो अधिकार का लाभ जो है संसद ने उठाया और उसके माध्यम से संसद ने जो है उपार कर, समृद्धि कर और व्यय कर भी लगाए हैं। और आगे फ्रेंड्स कहता है कि हमने, यानी एग्जाम्पल दे रहा है कि जो इनकम टैक्स की जो उगाही की जाती है और एकत्रण जो किया जाता है वो केंद्र सरकार करती है, लेकिन इसकी प्राप्तियों को केंद्र और राज्य के मध्य बांटा जाता है। यानी मित्रों जो सरकारी कर्मचारी होते हैं यानी या फिर जिनके ऊपर हम इनकम टैक्स लगाते हैं उसकी जो है यानी उस इनकम टैक्स को इकट्ठा कौन करता है, तो वो केंद्र की सरकार इकट्ठा करती है, लेकिन इनकम टैक्स को जो है फिर बाद में जो है राज्य की सरकार और केंद्र सरकार इन दोनों के मध्य हम बांट देते हैं। और आगे फ्रेंड्स ये कहता है कि विधानमंडल व्यवसाय, व्यापार, रोजगार पर कर लगा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति पर 2500 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी मित्रों जो राज्य का विधानमंडल होगा वो जो है व्यापार पर या व्यवसाय पर या रोजगार पर जो है टैक्स लगा सकता है। और आगे कहता है राज्य का विधानमंडल वस्तुओं की खरीद बिक्री पर कर लगा सकता है, लेकिन ऐसी शक्तियों पर 4 पाबंदियां भी लगी हुई है। यानी मित्रों राज्य का विधानमंडल जो होगा वो जो है किसी वस्तुओं की अगर हम खरीदारी कर रहे हैं या हम उसको बेच रहे हैं तो उस पर राज्य का विधानमंडल टैक्स जो है लगा सकता है, लेकिन
उस पर जो है 4 हमने पाबंदियाँ भी लगाई, यानी हमने इस राज्य की शक्ति पर जो है 4 हमने पाबंदियाँ जो है लगा दी है। कहता है कि राज्य के बाहर किसी वस्तु की खरीद बिक्री पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। यानी मित्रों, ऐसी कोई वस्तु है जो राज्य के बाहर खरीदी और बेची जा रही है, तो उस पर जो है वो राज्य, यानी उस पर अमुक राज्य उस पर टैक्स नहीं लगा सकता। और आगे कहता है कि आयात और निर्यात के दौरान खरीदी बिक्री पर भी हम टैक्स नहीं लगा सकते। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान किसी खरीद बिक्री पर हम टैक्स नहीं लगा सकते। और संसद के द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के महत्वपूर्ण घोषित मसलों पर भी क्रय विक्रय के आधार पर जो है राज्य विधानमंडल की जो टैक्स की जो अधिकार है उसको जो है प्रतिबंधित किया है। और आगे फ्रेंड्स ये कहता है कि राज्य का विधानमंडल बिजली की बिक्री और उसके उपभोग पर टैक्स लगा सकता है, लेकिन ऐसी बिजली की बिक्री पर वह टैक्स नहीं लगा सकता जो कि केंद्र के द्वारा उपभोग की जाने वाली और केंद्र को बेची जाने वाली। यानी मित्रों, ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कोई बिजली जो है बन रही है और वो बिजली जो है केंद्र को हम बेच रहे हैं, यानी कोई राज्य केंद्र को बिजली बेच रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो राज्य होगा वो जो है उस केंद्र को बिजली बेचते समय उस बिजली पर टैक्स नहीं लगा सकता। आगे कहता है रेलवे के किसी रखरखाव के लिए या कार्य में उपयोग की जा रही है, यानी ऐसी कोई बिजली है जो जिसके माध्यम से हम रेलवे का रखरखाव कर रहे हैं, तो उस पर भी जो है राज्य टैक्स नहीं लगा सकता। फिर आगे कहता है कि किसी केंद्रीय कंपनी को बेची जा रही है, यानी अगर कोई बिजली जो केंद्रीय कंपनी को बेच रहे हैं तो उस पर भी जो है राज्य टैक्स नहीं लगा सकता। इसके अलावा राज्य का विधानमंडल किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी धारा के विनियमन और विकास के लिए संसद के द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण को किसी पानी या बिजली एकत्रित करने, उत्पादन और खपत, वितरण या बिक्री पर कर निर्धारण कर सकती है, लेकिन ऐसे किसी कानून को प्रभावी बनाने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश उसको लेनी होगी। यानी फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि जो राज्य का विधानमंडल है, जो राज्य का विधानमंडल है वो क्या करेगा कि मान लीजिए कि किसी राज्य की नदी है या कोई नदी धारा बह रही है, तो उस नदी धारा के नियंत्रण के लिए, यानी उस नदी धारा के विनियमन के लिए मान लीजिए संसद ने किसी किसी जो है प्राधिकरण का गठन किया और उस प्राधिकरण को कोई जो है बिजली या पानी बेची जा रही है, तो उस पर जो है राज्य का जो विधानमंडल होगा वो टैक्स तो लगा सकता है, लेकिन अगर उसको उसको टैक्स लगाना है तो सबसे पहले उसको राष्ट्रपति से पहले सहमति लेनी होगी। यानी राष्ट्रपति से उसको पहले सहमति लेनी होगी, उसके बाद ही वो जो है टैक्स लगा सकता है। और आगे फ्रेंड्स, एक बात और यहाँ कही जाती है कि जो सर्विस टैक्स जो लगाती है सरकारें वो केंद्र लगाता है, लेकिन उसको जो एकत्रित किया जाता है वो राज्य के द्वारा एकत्रित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वित्तीय संबंधों के बारे में। और फ्रेंड्स, अब हम आगे चर्चा करते हैं कि राज्यों के लिए सहायतार्थ अनुदान, यानी राज्यों को क्या किया जाता है कि कभी कभी केंद्र सरकारें जो है राज्यों को कुछ अनुदान प्रदान करती है, यानी फ्री में पैसा उपलब्ध करवाती है। तो उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, कह रहा है कि विधिक अनुदान, यानी फ्रेंड्स कह रहा है कि अनुच्छेद 275 संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वह राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान को उपलब्ध कराए। यद्यपि प्रत्येक राज्य के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के लिए सहायता राशि भी भिन्न भिन्न निर्धारित की जा सकती है। यह राशि प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होती है। यानी मित्रों, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि संविधान के तहत अनुच्छेद 275 जो है उसमें क्या कहा गया है कि जो अनुच्छेद 275 है उसने जो है संसद को यह अधिकार दिया है कि अगर मान लीजिए राज्य को मान लीजिए कि कोई आवश्यकता पैसे की पड़ गई, तो संसद क्या करेगी कि राज्य को जो है उस आवश्यकता के लिए फ्री में पैसा उपलब्ध कराएगी। और जो है आगे कहता है कि जरूरी नहीं कि प्रत्येक राज्य को जो पैसा उपलब्ध कराया जाए वो समान ही हो, यानी अलग अलग राज्यों को अलग अलग पैसा भी उपलब्ध कराया जा सकता है। और जो पैसा सरकार उपलब्ध कराएगी, केंद्र सरकार, वो भारत की जो संचित निधि है, यानी फ्रेंड्स संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत जो भारत की संचित निधि है उसके अंतर्गत ही जो पैसा सरकार उपलब्ध कराएगी। और फ्रेंड्स आगे कहता है कि इस सामान्य प्रावधान के अलावा संविधान राज्यों में जनजातियों के उत्थान और कल्याण और एसटी जनजातियों के लिए, यानी एसटी जो जनजातियाँ जिन राज्यों में ज़्यादा है उनके प्रशासनिक विकास के लिए राज्यों को विशेष सहायता प्रदान करने की शक्ति संसद को देती है। ऐसे राज्यों में असम भी सम्मिलित है। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि जिन राज्यों के अंतर्गत, यानी जिन राज्यों में अनुसूचित जनजातियाँ ज़्यादा रहती है उनके कल्याण के लिए जो है केंद्र सरकार, यानी जो संसद होगी, वो पैसा उपलब्ध कराएगी। और फ्रेंड्स आगे हम बात करें तो कहता है अनुच्छेद 275 के अंतर्गत वर्णित यह अनुदान वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिया जाता है। यानी फ्रेंड्स आगे ये कह रहा है कि
संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत संसद जो राज्यों को पैसा उपलब्ध कराएगी फ्री में, वो पैसा जो उपलब्ध कराएगी वो वित्त आयोग जो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत जो है राष्ट्रपति वित्त आयोग की जो स्थापना करता है, उसी वित्त आयोग की अनुशंसा पर हम जो है राज्यों को पैसा उपलब्ध कराएंगे। और आगे फ्रेंड्स यहाँ बात की जाती है कि विवेकाधीन अनुदान, यानी अब हम बात करेंगे विवेकाधीन अनुदान की, यानी जो संसद की विवेकाधीन शक्ति पर जो है आश्रित होता है। तो कहता है अनुच्छेद 282 संघ और राज्य दोनों को इस बात की शक्ति देता है कि किसी लोक नियोजन के लिए वे अनुदान आवंटित कर सकते हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत केंद्र राज्यों को अनुदान प्रदान करते हैं। यानी फ्रेंड्स ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए जो है किसी जो है राज्य है या कोई, यानी कि मान लीजिए कि केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, तो अगर मान लीजिए इन दोनों सरकारों की अपन बात करें तो मान लीजिए कोई ऐसा लोक प्रायोजन हो रहा है, यानी ऐसा कोई कार्यक्रम हो रहा है जो है आवश्यक कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम के लिए संघ की सरकार और राज्य की सरकार दोनों जो है पैसा उपलब्ध करवा सकती है अनुदान के रूप में। और आगे ये कहता है कि मित्रों इसी प्रावधान के अंतर्गत जो है कई बार संघ ने राज्यों को पैसा भी उपलब्ध करवाया है। और फ्रेंड्स आगे हम बात करें, इन अनुदानों को विवेकाधीन अनुदान के नाम से जाना जाता है। इसका कारण यह है कि इसके लिए केंद्र बाध्य नहीं है और यह पूर्णतः अपने स्वयं विवेक पर निर्भर करता है। यानी मित्रों मैंने पहले ही आपसे चर्चा की कि यह जो अनुदान सरकारें उपलब्ध करवाती है, यानी जो राज्य की सरकार या फिर केंद्र की सरकार पैसा जो उपलब्ध करवाती है अनुदान के रूप में, वो अनुदान जो है सरकारों के विवेक पर निर्भर करता है। यानी जो ये सरकारें बाध्य नहीं है कि आपको जो है अनुदान देना ही होगा, यानी अगर सरकारों को लगे कि हाँ हमें अनुदान दे देना चाहिए तो वे अनुदान दे सकती है, और अगर लगे कि हम अनुदान नहीं देना चाहिए तो अनुदान नहीं भी दे सकती है। और फ्रेंड्स आगे यहाँ वित्त आयोग की चर्चा की जा रही है, लेकिन फ्रेंड्स इसकी डिटेल से हम आगे के लेक्चर्स में चर्चा तो करेंगे, लेकिन यहाँ शॉर्ट में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था करता है। इसका गठन प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यानी मित्रों राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रत्येक 5 साल में अनुच्छेद 280 का प्रयोग करके जो है अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की स्थापना करेगा। और उसके कार्यों की यहाँ चर्चा की जा रही है कि वित्त आयोग कौन कौन से कार्य करता है। तो कहते हैं केंद्र और राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था का निर्धारण करने का जो अधिकार होगा वो हमने वित्त आयोग को दिया है। इसके अलावा राज्य और केंद्र के बीच आर्थिक अनुदान को लेकर भी यह कार्य करता है, यानी केंद्र राज्य को कितना अनुदान देगा या राज्य जो है पंचायत समितियों जो राज्य जो होगा वो जो स्थानीय सरकार है उसको कितना पैसा उपलब्ध कराएंगे। तो इस बात की जो है यानी इस बात का निर्धारण कौन करेगा, तो वो भी जो है केंद्र का जो वित्त आयोग होता है वही इसका जो है निर्धारण करता है। आगे कहता है राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्य पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्रोतों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपाय। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि जो राज्य की पंचायत और नगर पालिकाओं को जो पैसा उपलब्ध कराया जाए तो उस पैसे को उपलब्ध कराने के लिए राज्य वित्त आयोग ने जो अनुशंसा की, यानी फ्रेंड्स यहाँ मैंने केंद्रीय वित्त आयोग की बात की है लेकिन यहाँ राज्य वित्त आयोग की बात की जा रही है। तो राज्य वित्त आयोग ने मान लीजिए अनुशंसा की कि जो है केंद्र सरकार जो है राज्य की नगर पालिकाओं और पंचायतों को इतना पैसा यानी कितना पैसा उपलब्ध कराएगी, तो उसका निर्धारण भी जो है ये जो केंद्र का वित्त आयोग है वो वही करेगा। और राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय मामलों के संबंध में सौंपा गया कोई अन्य कार्य, यानी मित्रों कोई वित्तीय मामलों से संबंधित ऐसा कार्य है जो राष्ट्रपति ने वित्त आयोग को सौंप दिया तो उस कार्य को भी वित्त आयोग को करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स ये था हमारा वित्त आयोग के संबंध में हमने चर्चा की। आगे हम बात करेंगे कि केंद्र और राज्य सरकारें कहाँ से ऋण ले सकती है, तो उसी की अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो कहा जा रहा है केंद्र सरकार या तो भारत में या इसके बाहर से या भारत की संचित निधि की प्रतिभू या गारंटी देकर के ऋण ले सकती है, लेकिन दोनों ही मामलों में सीमा निर्धारण संसद करेगी। संसद इस संबंध में कोई भी कानून संसद के द्वारा इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाया है। यानी फ्रेंड्स ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए केंद्र की सरकार यानी भारत हमारी भारत सरकार है, और अगर इसको जो है पैसा उधार लेना हो तो वो कहाँ से लेगी। तो ये कह रहा है अगर भारत की सरकार चाहे तो भारत के अंदर से पैसा उधार ले सकती है, अगर वो चाहे तो भारत के बाहर से यानी किसी विदेशी संस्था से भी पैसा वो उधार ले सकती है। और आगे ये कहता है कि अगर मान लीजिए पैसा कहाँ से लिया जाएगा, यानी भारत के बाहर से लिया जाएगा या भारत के अंदर से लिया जाएगा, तो जो सीमा का निर्धारण करेगी
तो वो सीमा का निर्धारण का अधिकार तो जो है हमने संसद को दिया है, यानी केवल सरकार उस सीमा का निर्धारण नहीं कर सकती, उसका निर्धारण अगर करना होगा तो वो करना होगा संसद को। आगे कहता है इसी तरह राज्य सरकार भी भारत में ही यानी बाहर नहीं राज्य की संचित निधि की प्रतिभू या गारंटी देकर के ऋण ले सकती है। यानी मित्रों ऐसा समझिए कि राज्य की सरकार को अगर पैसा लेना हो तो वो पैसा कहाँ से लेगी, सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर से ही वो पैसा ले सकती है, यानी भारत के बाहर किसी विदेश से वो किसी भी प्रकार का पैसा उधार नहीं ले सकती। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आगे कहते हैं कि केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को ऋण दे सकती है या किसी राज्य सरकार द्वारा लेने पर गारंटी दे सकती है। ऋण के ऐसे प्रयोजन के लिए आवश्यक धनराशि भारत की संचित निधि पर भारत होगी। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि केंद्र की जो सरकार होगी वो किसी भी राज्य सरकार को जो है उधार पैसा दे सकती है, और जो पैसा केंद्र की सरकार राज्य की सरकार को पैसा जो उधार देगी वो पैसा भारत की जो संचित निधि है अनुच्छेद 286 के तहत जो भारत की संचित निधि है उसी पर जो है ये पैसा जो है भारित होगा। आगे फ्रेंड्स कहते हैं राज्य केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकता यदि केंद्र द्वारा दिए गए ऋण का कोई भाग बकाया हो या जिसके संबंध में केंद्र ने गारंटी दी हो। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि राज्य को अगर मान लीजिए कि किसी राज्य की सरकार को पैसा उधार लेना है तो पैसा उधार अगर वो लेगी तो पैसा उधार लेने के लिए सबसे पहले उसको केंद्र की सहमति लेनी होगी। किस परिस्थिति में, अगर मान लीजिए केंद्र ने राज्य की सरकार को पैसा दिया था, मान लो कि केंद्र की सरकार ने जो है राजस्थान की सरकार को जो है 10 मिलियन डॉलर मान लीजिए पैसा उसको जो है भारत की सरकार के द्वारा राज्य की सरकार को दिया गया, और मान लीजिए कि जब पैसे चुकाने की बारी आई तो राजस्थान सरकार ने जो है भारतीय सरकार का पूरा पैसा नहीं चुकाया और वो चाह रही है कि मैं पैसा चुकाऊं उससे पहले ही और कुछ पैसा जो है मैं उधार ले लूं, तो उस परिस्थिति में जो भारत की सरकार जो है उसको और पैसा उधार नहीं दे सकती। यानी कि अगर वो भारत की सरकार के अलावा किसी भी संस्था से पैसा लेना चाहिए तो बिना अपना पूरा ऋण चुकाए भारत की सरकार को वो पैसा उधार नहीं ले सकता। आगे फ्रेंड्स यहाँ बात की जा रही है केंद्र की परिसंपत्तियों को राज्य के कर से छूट, यानी केंद्र की कौन सी वो संपत्ति है जिस पर राज्य कर नहीं लगा सकते हैं। तो कहते हैं कि नगरपालिका, जिला बोर्डों, पंचायतों इत्यादि को सभी प्रकार के करों से छूट प्राप्त होती है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि जो है इन संस्थाओं पर जो है किसी भी प्रकार का हम कर नहीं लगा सकते, और कहता है राज्य की परिसंपत्तियों या आय को केंद्रीय कर से छूट, यानी राज्य की वो कौन सी संपत्ति है और कौन सी वो आय है जिस पर केंद्र की सरकार जो है टैक्स नहीं लगा सकती। तो कहते हैं राज्य की परिसंपत्तियाँ और आय को केंद्रीय कर से छूट प्राप्त होती है, किंतु यदि संसद अनुमति दे तो केंद्र वाणिज्यिक आय पर कर लगा सकता है। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि राज्य की परिसंपत्तियों को हमने जो है कर से छूट तो प्रदान कर दी, लेकिन अगर संसद जो है अनुमति दे, यानी संसद अगर इस बात की अनुमति दे दे कि आप जो है वाणिज्यिक जो आय है, यानी कोई राज्य की परिसंपत्ति पैसा कमा रही है तो उस पैसे पर जो है आप अगर टैक्स लगा सकते हो, इस बात की संसद अनुमति दे दे तो फिर वो सरकार यानी केंद्र की सरकार उस राज्य की परिसंपत्ति पर टैक्स का आरोपण कर सकती है। आगे मित्रों कहा जाता है कि राज्य में स्थित स्थानीय संस्थाएं केंद्र कर से मुक्त नहीं होती, और इसी तरह निगमों और राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों की परिसंपत्तियां एवं आय पर केंद्र कर लगा सकता है। यानी फ्रेंड्स ये कहता है कि राज्य में अगर मान लीजिए कोई स्थानीय संस्था काम कर रही है तो वो केंद्र कर से छूट प्राप्त नहीं होगी, यानी उस पर केंद्र जो है कर लगा सकता है। और अगर मान लीजिए कि निगम और राज्य के स्वामित्व में कोई कंपनी कार्य कर रही है तो उस पर भी जो है केंद्र कर लगा सकती है। तो फ्रेंड्स आगे हम बात करें तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि मान लीजिए आपातकाल लग जाए तो आपातकाल के समय जो हमारे केंद्र राज्य संबंध है, यानी विधायी संबंध, वित्तीय संबंध और प्रशासनिक संबंध, इन पर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं तो उसी की अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ कहा जाता है कि आपातकाल के प्रभाव में कि जब राष्ट्रीय आपातकाल अगर लागू हो जाए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत तो राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक राजस्व वितरण को परिवर्तित कर सकता है। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि मान लीजिए कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो उस समय राष्ट्रपति क्या करेगा कि जो राष्ट्रपति जो होगा वो केंद्र और राज्यों के मध्य जो राजस्व का वितरण हो रहा है, यानी जो रेवेन्यू केंद्र और राज्यों के मध्य बांटा जा रहा है उसको जो है वो परिवर्तित कर सकता है। और यानी कि अगर मान लीजिए भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो राष्ट्रपति जो है राज्य को कम पैसा उपलब्ध करवाने के लिए कह भी सकता है और केंद्र को ज़्यादा पैसा उपलब्ध करवाने के लिए भी कह सकता है, ताकि जो है केंद्र की जो आर्थिक स्थिति है और भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो केंद्र आसानी से परिवर्तित कर सके। आगे फ्रेंड्स कहता है कि
जब हमारे देश में वित्तीय आपातकाल लग जाए तो कौन कौन से प्रभाव होते हैं, तो कह रहा है कि राज्य की सेवा में लगी सभी वर्गों के वेतन और भत्ते जो है कम कर सकते हैं। यानी राष्ट्रपति जो होगा वो आदेश दे सकता है कि राज्य की सेवा में लगे जो भी वर्गों के लोग हैं उनके वेतन और भत्तों को कम किया जाए। यानी उसमें हम हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की बात करते हैं और सभी धन विधेयक और अन्य वित्तीय विधेयकों को भी राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए हम आरक्षित रहिए। यानी मित्रों, अगर मान लो भारत में वित्तीय आपातकाल लग गया तो उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति क्या करेगा कि राष्ट्रपति ऐसा कहेगा कि जो है राज्य की सेवा में लगे जितने भी कर्मचारी हैं उनको हम वेतन कम प्रदान करेंगे और हम हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको भी हम वेतन कम प्रदान करेंगे। इसके अलावा जो राज्य हैं या कोई भी जो है धन विधेयक जो है लाया जा रहा है तो उस धन विधेयक को जो है उस समय नहीं लाया जा सकता। और राष्ट्रपति ये कहेगा कि अभी वित्तीय आपात की स्थिति है तो आगे आप जो है जब हमारे देश की आर्थिक स्थिति सही हो जाए तो उसके बाद जो है आप धन विधेयक को ला सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर वो कौन कौन से क्षेत्र हैं कि जब केंद्र और राज्य के मध्य जो है तनाव उत्पन्न होता है, यानी जब केंद्र और राज्य के मध्य हितों में टकराव होता है और जो है हमें जो है कभी कभी जो है ज्वलंत मुद्दे देखने को दिखाई पड़ते हैं। तो कह रहा है कि अगर राज्यपाल की नियुक्ति और बर्खास्तगी का तरीका, यानी मान लो कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाएगी और कैसे हटाया जाएगा, तो इस मामले में हमें अक्सर जो है केंद्र और राज्यों के मध्य तनाव देखने को मिलता है। और आगे कहता है राज्यपाल का परिवादी, पार्टीवादी व पक्षपातीपूर्ण रवैया, पार्टी हित में राष्ट्रपति शासन को लगाना, राज्य में कानून व्यवस्था को तैयार बनाने के लिए केंद्रीय बल को तैनात करना या फिर राज्य विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित करना, राज्य के वित्तीय आवंटन में भेदभाव, अखिल भारतीय सेवाओं को प्रबंधन करना, राजनीति के अनुपालन में योजना आयोग की भूमिका। मित्रों, अब तो नीति आयोग की भूमिका यहाँ पे कही जाएगी। इसके अलावा कह रहा है राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग करना, मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच आयोग और केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय हिस्सेदारी और राज्य सूची में केंद्र के द्वारा अतिक्रमण। यानी फ्रेंड्स, ये कह रहा है आसान शब्दों में आप ऐसा समझिए कि ये जो मैंने आपको अभी जो 12 जो है लाइनें अभी मैंने आपके सामने पढ़ी, तो मान लीजिए इन 12 लाइनों में से, यानी 12 जो मुद्दे हैं इनमें से किसी भी अगर मुद्दा कोई आता है तो इन मुद्दों में जो है केंद्र और राज्यों के मध्य जो है टकराव देखने को मिलता है, यानी केंद्र और राज्यों के मध्य जो है हितों में टकराव होता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर और आज के लेक्चर में मैंने आपसे चर्चा की जो केंद्र राज्य संबंध है उसके वित्तीय संबंधों की, और मैंने आपसे फिर अंत में चर्चा की कि अगर भारत में जो है केंद्र राज्य संबंध अगर जो है होता है, यानी कि भारत में अगर आपातकाल लगता है तो केंद्र राज्य संबंधों पर कौन कौन से प्रभाव उसके पड़ते हैं, तो इससे की मैंने आपसे चर्चा की। मित्रों, आज के लेक्चर में जो है हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि कौन कौन से वो आयोग गठित किए और कौन कौन से कमीशन हमने जो है स्थापनाएं की ताकि हम केंद्र राज्य संबंधों की स्थिति को जांच सकें, और केंद्र राज्य संबंधों के बारे में कौन कौन से आयोगों ने किस किस प्रकार की अनुशंसाएं दी, उन सभी की चर्चा अब हम अगले अध्याय में, यानी अगले भाग जो केंद्र राज्य संबंधों का तीसरा भाग होगा उसमें हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आपने वित्तीय संबंधों के बारे में जाना, केंद्र राज्य संबंधों के, तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें। और मित्रों, जो है इस वीडियोज़ को आप जो है शेयर करते रहें ताकि जो है सभी लोग पॉलिटी अपनी तैयार कर सकें और राज्य व्यवस्था वाले क्वेश्चन वो किसी भी एग्जाम में आराम से जो है फाइट कर सकें। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में केंद्र राज्य संबंधों के भाग 3 को लेकर के। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद, जय भारत।